Good morning, students. Today we are going to start our new unit, Unit 6, Thermodynamics. This unit is very important. So please students listen carefully and note down the important points. तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्मोडायनेमिक्स. देखिए, आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज. आप सबने पढ़ा है कि ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर्स बाय चेंज ऑफ एनर्जीज. कुछ रिएक्शन आपने पढ़ी है जिसमें हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, और कुछ रिएक्शंस आपने पढ़ी है जिसमें हीट इवोल्व होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस. तो उन सभी के बारे में आज हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इस यूनिट में, थर्मोडायनेमिक्स. तो आप इसकी डेफिनेशन लिखिए थर्मोडायनेमिक्स की. द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the different forms of energies and relationship between them. Known as thermodynamics. तो इसमें अब हम इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस यूनिट को, मेन यूनिट को स्टार्ट करेंगे. तो कुछ बेसिक टर्म्स देखिए, हेडिंग डालिए सम बेसिक टर्म्स. इसमें सबसे पहली बेसिक टर्म है सिस्टम. सिस्टम देखिए, सिस्टम क्या होता है? पूरे यूनिवर्स में से वो पार्ट जो आप स्टडी कर रहे हैं अंडर थर्मोडायनेमिक्स, उसको हम कहेंगे सिस्टम. जैसे कोई भी पार्ट जिसकी एनर्जी आपको स्टडी करनी है या कोई और प्रॉपर्टी स्टडी करनी है अंडर थर्मोडायनेमिक्स, तो उसको हम कहेंगे सिस्टम. वो आपके लिए होगा सिस्टम. और जो उस पार्ट को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा वो होगा आपका सराउंडिंग. ठीक है, जैसे आपने एक बीकर में पानी लिया और आप उसे गर्म कर रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या हो गया? सिस्टम. जो बीकर है और जिसमें बीकर में जितना पानी है, ठीक है, वो आपके लिए सिस्टम हो गया. और बाकी बचा हुआ जितना भी पोर्शन रहेगा वो सब होगा सराउंडिंग. तो सिस्टम क्या होता है? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज टेकन इनटू कंसिडरेशन for thermodynamic study. उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम. नेक्स्ट है सराउंडिंग. रिमेनिंग पार्ट एक्सक्लूडिंग सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग. अब जितना पोर्शन बच जाएगा सिस्टम को छोड़ के, वो सारा क्या होगा? सराउंडिंग. सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स. कि होल यूनिवर्स में से जो पार्ट हम स्टडी के लिए यूज कर रहे हैं वो तो हो गया सिस्टम. जैसे अब मैंने ये बोर्ड चूज किया हुआ है आपको समझाने के लिए, ये तो क्या हो गया? सिस्टम. और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन हो गया वो सब है सराउंडिंग. नेक्स्ट है बाउंड्री या फिर बोल्स. वो पार्टीशन जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? बाउंड्री या बोल्स. पोर्शन विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, उसको हम क्या कहेंगे? बाउंड्री. बाउंड्री टू टाइप की होती है, रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री. इसको समझने के लिए देखिए, जैसे अगर आपने एक बीकर लिया और इसको वाटर से फिल किया, अब आप इसको हीट कर रहे हैं, तो अब ये आपके लिए क्या हो गया? सिस्टम. अब जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है, ये जो ओपन है या यहाँ पे सराउंडिंग में, ये क्या रहेगा?
आपकी सराउंडिंग। तो ये वाला जो लेयर है ये आपको दिखाई दे रहा है, इजिली आपको ये दिख रहा है। ये क्या कर रही है, बाउंड्री सेपरेट कर रही है सिस्टम को फ्रॉम सराउंडिंग। तो ये बाउंड्री है रियल बाउंड्री, विजिबल बाउंड्री। अब इमेजिनरी बाउंड्री क्या है, सपोज आप एक ओपन रूम, आप ओपन स्पेस में एक पेपर लिया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया और आप उसको बर्न कर रहे हो, अब आप उसको जला रहे हो। जब आप उसको जलाओगे तो उसकी हीट कहाँ जाएगी, आपके लिए क्या हो गया, सिस्टम। जब आप इसको जलाओगे तो उसकी हीट जाएगी सराउंडिंग में। अब सराउंडिंग में कितनी दूर तक जाएगी, बहुत ज्यादा तक तो नहीं जाएगी, ठीक है। तो आपको एक इमेजिन करनी पड़ेगी, एक बाउंड्री जो कि सिस्टम को सेपरेट कर रही है सराउंडिंग से, एक इमेजिनरी बाउंड्री जो आपको नहीं दिख रही। क्योंकि अगर एक रूम में आप इस पीस ऑफ पेपर को बर्न कर रहे हो तो इसकी हीट रूम तक रहेगी और थोड़ा बहुत बाहर तक जा सकती है, बट ज्यादा दूर तक तो नहीं जा सकती। तो एक इमेजिनरी बाउंड्री जो रहेगी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसको हम कह रहे हैं इमेजिनरी बाउंड्री, जो हमें विजिबल नहीं है, ठीक है। तो बाउंड्री जो होती है वो टू टाइप की होती है, रियल और इमेजिनरी। इसी तरह से जो वॉल्स होती हैं वो भी टू टाइप से कैटेगराइज होती हैं, आइडियाबैटिक वॉल्स और डायथर्मिक वॉल्स। आइडियाबैटिक वॉल्स होती है नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। आइडियाबैटिक वॉल्स जो अगर होंगी सिस्टम की तो हीट कैन नॉट पास थ्रू इट। आइडियाबैटिक वॉल्स होती है नॉन कंडक्टर ऑफ हीट कैन नॉट पास थ्रू इट। बट जो डायथर्मिक वॉल्स होती हैं वो होती हैं कंडक्टर्स, हीट इजिली पास थ्रू इट। ये दोनों टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगी। अगर आपका सिस्टम जो है उसकी वॉल्स जो है वो आइडियाबैटिक है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, हीट कैन नॉट पास थ्रू इट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। और अगर वॉल्स डायथर्मिक है तो कंडक्टर्स हैं, हीट इजिली पास थ्रू इट, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, आइडियाबैटिक वॉल्स और डायथर्मिक वॉल्स। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम्स को हम 3 टाइप से कैटेगराइज करते हैं, 2 प्रॉपर्टीज के बेस पे करते हैं, एनर्जी एंड मास ट्रांसफर। एनर्जी एंड मास के बेस पे 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए ओपन सिस्टम क्या है, अगर आप एक कंटेनर लें और इसमें फिल करें वाटर और इस कंटेनर को आप हीट करें, जब आप इसको हीट करेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर होगी इनटू द सिस्टम, एनर्जी जाएगी इसके अंदर, ठीक है। और जब ये हीट होगा तो वेपर्स बनेंगे, वेपर्स कहाँ जाएंगे, ये सराउंडिंग में। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो कुछ मास भी लॉस होगा और वो मास का एक ट्रांसफर कहाँ होगा, सराउंडिंग में, और एनर्जी भी सराउंडिंग से कहाँ जा रही है, सिस्टम में। तो एक ऐसा सिस्टम जो दोनों चीज एक्सचेंज कर सके, एनर्जी और मास विद द सराउंडिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मास with the surrounding. That system is known as open system. देखो यहाँ पे एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है और मास का भी। जैसे हम एक और एग्जांपल लें, अगर हम हॉट टी लें इन एन ओपन कप, हॉट टी इन एन ओपन कप, तो कुछ देर बाद ठंडी हो जाएगी, तो एनर्जी का लॉस हुआ इनटू सराउंडिंग, और कुछ टाइम के बाद जो मास है, ठीक है, वो भी लॉस हो जाएगा, कम होती जाएगी इसकी अमाउंट, तो मैटर भी ट्रांसफर होगा इनटू द सराउंडिंग।
तो टी प्लेस्ड इन एन ओपन फ्लास्क, तो किसका एग्जांपल हो गया? ओपन सिस्टम का, जो कि दोनों चीज एक्सचेंज करे, एनर्जी एज वेल एज मास। क्लोज सिस्टम क्या है? अगर आप इस कंटेनर को जिसमें आपने वाटर लिया है, आप इसको बंद कर दें, यहां से क्लोज लिड लगा के बंद कर दें और फिर आप इसको हीट करें, तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है बट नॉट मास। जो वेपर्स बनेंगे वो यहीं पे होंगे बीकर में ही, और वो फिर से कंडेंस हो जाएंगे। तो यहां पे क्या होता है क्लोज सिस्टम में? क्लोज सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर, मास का एक्सचेंज नहीं होता। जैसे हॉट टी प्लेस्ड है ओपन कप में, तो मास भी ट्रांसफर हो रहा है, बट अगर हम इस कप को क्लोज कर दें, लिड लगा के क्लोज कर दें, तो टी प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड कप, तो किसका एग्जांपल हो गया? क्लोज सिस्टम का। या फिर हम बाहर से सराउंडिंग से एनर्जी की सप्लाई करें इनटू अ क्लोज सिस्टम, तो वो भी आसानी से ट्रांसफर हो रही है। देखिए यहां पर हम वर्ड एनर्जी लगाएंगे, हीट नहीं लिखेंगे, ये आप ध्यान रखना, हीट का ट्रांसफर नहीं बोलेंगे यहाँ पे। हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जो एनर्जी होती है वो टू मोड से ट्रांसफर होती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो यहाँ पे अभी हम नहीं डिफाइन करेंगे, अब यहाँ पर हम कैन एक्सचेंज हीट नहीं बोलेंगे, कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर, सभी केसेस में कि एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर के बेस पे हम इन्हें कैटेगराइज कर रहे हैं। थर्ड वन है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड में क्या है? अगर आप एक थर्मोस फ्लास्क ले ले जिसकी वॉल्स हमने कैसी रख दी? आइडियाबेटिक, आइडियाबेटिक वॉल्स हैं, इंसुलेटेड। आइडियाबेटिक क्या होगा? नॉन कंडक्टर्स, हीट कैन नॉट पास थ्रू इट। और अब आप इसको हीट कर रहे हो, वाटर है यहाँ पर, तो हीट जो है या फिर एनर्जी कहेंगे हम यहाँ पे, एनर्जी का ट्रांसफर जो है नहीं होगा। और जैसे कि ये परफेक्टली आइडियाबेटिक है, तो जो वेपर्स बनेंगे उनसे मास भी लॉस नहीं होगा, तो यहाँ पे मैटर का एक्सचेंज भी नहीं होगा। तो नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विथ सराउंडिंग, तो इसमें किसी भी चीज का एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे थर्मोस फ्लास्क में अगर हम टी प्लेस करते हैं तो ना तो एनर्जी लॉस होगी और ना ही मैटर, बट थर्मोस फ्लास्क में भी आप लॉन्ग टाइम तक तो नहीं रख सकते, अगर हम कुछ थोड़ी टाइम के बाद देखेंगे तो उससे भी एनर्जी का लॉस तो होगा, ठंडी हो जाएगी चाहे। इसका मतलब नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज मेड, कोई भी परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं हो सकता, लॉन्ग टाइम तक हम नहीं कर सकते कि लॉन्ग टाइम तक एनर्जी का एक्सचेंज हो ही ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो थर्मोस फ्लास्क को हम शॉर्ट टाइम के लिए इंसुलेटेड आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं, बट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। तो कोई भी सिस्टम जो है वो परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता। ये जस्ट हमने एक कंपैरिजन में पढ़ा है कि जो दोनों चीज एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ वो ओपन सिस्टम, जो सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर करता है वो क्लोज सिस्टम, और जो ना तो एनर्जी का ट्रांसफर करता है और ना ही मैटर का, वो क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बेसिक टर्म थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखिए आप जब भी कोई सिस्टम पढ़ते हो, एक पर्टिकुलर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की कंडीशन होती है, तो वो आपकी हो गई इनिशियल स्टेट। ठीक है, जैसे आपने ये बीकर लिया जिसमें वाटर है, जिसको आप हीट कर रहे थे, तो प्रेशर P, सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप काम कर रहे हो, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T पे अभी प्लेस्ड है, जब आपने हीटिंग अभी स्टार्ट की है, तो ये आपकी हो गई इनिशियल स्टेट। ये क्या हो गई? इनिशियल स्टेट। तो जो प्रॉपर्टीज स्टेट को डिफाइन करती हैं उन्हें कहते हैं हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो स्टेट को डिफाइन कर रही है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो दोज
properties which define the state of system known as state variables. और इनका नाम इस तरह से क्या है, वेरिएबल्स मीन्स अगर आप नेक्स्ट स्टेट में आना चाहते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो, जैसे आप इसको थोड़ा सा गर्म करोगे तो टेम्परेचर में चेंज होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा T1 से T2, वॉल्यूम में चेंज होगा V1 से V2, प्रेशर सपोज सेम ही रहा। तो अगर आपने एक भी प्रॉपर्टी को चेंज किया तो आपकी न्यू स्टेट आ जाएगी। तो यहाँ पे वेरिएबल्स इस स्टेट को डिफाइन करेंगे, तो दीज आर द स्टेट वेरिएबल्स जो डिफाइन करते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं, दोज प्रॉपर्टीज विच डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये हो गई इनिशियल स्टेट और ये होगी फाइनल स्टेट। जो चेंज आप करेंगे उसके बाद जो स्टेट आएगी वो होगी आपकी फाइनल स्टेट। तो दीज आर द सिंपल टर्म्स हैं, स्टेट वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स भी इन्हें कहते हैं और स्टेट वेरिएबल्स भी कहते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखिए अब आप, नेक्स्ट टर्म है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं, वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्टेट ऑफ अ सिस्टम पे डिपेंड करती हैं, नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। स्टेट फंक्शन, दोज properties depends only on state of system, not depend on path। सिर्फ ये प्रॉपर्टी स्टेट पे डिपेंड करती है कि इनिशियल स्टेट ये है और फाइनल स्टेट में ये प्रॉपर्टी है। कैसे वो स्टेट आई है, कैसे वो चेंज हुआ है, इससे डील नहीं करती। नॉट डील्स अबाउट द पाथ ऑफ द सिस्टम। बट जो पाथ फंक्शन होते हैं, प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन पाथ, नॉट डिपेंड ऑन स्टेट। ये डिपेंड करती हैं पाथ पे और ये डिपेंड करती हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे आप इसका एग्जांपल देखिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, स्टेट फंक्शन है। अब आपको देखो, आपके पास दो बीकर है, एक की इतनी वॉल्यूम है, इसमें इतना पानी है और ये पूरा भरा हुआ है। तो आप कहोगे इसकी वॉल्यूम ज्यादा है, इसकी वॉल्यूम कम है। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये वॉल्यूम इसमें कैसे बढ़ी, पानी इसमें कैसे डाला। ठीक है, पाथ से डील नहीं करती। वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट। इनिशियली इतना है इसमें वाटर और फाइनली इतना है, तो वॉल्यूम आपके लिए क्या हो गई, स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या है, स्टेट फंक्शन। हॉट टी लोगे तो आपको पता है चाय गर्म है, कुछ देर के बाद वो ठंडी हो जाएगी, तो आप कहोगे फाइनल स्टेट क्या है कि इतना टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर सिर्फ स्टेट फंक्शन है, ओनली डिपेंड्स ऑन द स्टेट कि इनिशियली इतना टेम्परेचर है सिस्टम का और कुछ टाइम के बाद इतना टेम्परेचर है। अब वो टेम्परेचर कैसे रिड्यूस हुआ है या कैसे इंक्रीज हुआ है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये क्या हो गया, स्टेट फंक्शन। कुछ और भी है इसमें स्टेट फंक्शंस, वो आप आगे इस यूनिट में पढ़ेंगे। अभी आप उनके नेम्स लिख लीजिए, जैसे एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सभी टर्म्स आप पढ़ेंगे आगे। दीज आर द स्टेट फंक्शंस। जैसे इसमें वॉल्यूम V1 है, अब फाइनली क्या हो गई V2, तो आप चेंज लेंगे डेल्टा V, V2 माइनस V1, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। जब भी आप ये साइन लगाएंगे डेल्टा चेंज का, तो वो प्रॉपर्टी आपकी क्या है, स्टेट फंक्शन। इस चैप्टर में हम मोस्टली डील कर रहे हैं स्टेट फंक्शन से, जो डिपेंड करते हैं इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, कि फाइनल कितना टेम्परेचर है सिस्टम का और इनिशियल कितना है। नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ कि कैसे चेंज हुआ है। सिमिलरली एनर्जी,
E2 माइनस E1। एंट्रोपी एक टर्म आप पढ़ोगे, एंट्रोपी, फाइनल एंट्रोपी, इनिशियल एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो जो डिपेंड करे ओनली स्टेट पे, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, उनका चेंज जो है इस पे डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। तो वो सभी क्या है, स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन के एग्जांपल हैं जैसे वर्क एंड हीट। वर्क, अब आप किसी भी वर्क क्या हो गया, पाथ फंक्शन। जैसे अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे है किसी बिल्डिंग के और आपको टॉप फ्लोर पे जाना है, आपकी फाइनल स्टेट है टॉप फ्लोर पे जाना है आपको, तो कुछ स्टूडेंट्स जो है स्टेयर्स का यूज करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स लिफ्ट का। तो अगर पाथ अलग अलग होगा तो वर्क डन जो होगा वो भी अलग अलग आएगा। वर्क डन जो होगा, जो स्टूडेंट स्टेयर से गए हैं उनका अलग आएगा और जो लिफ्ट से गए हैं उनका अलग आएगा। तो वर्क क्या हो गया, पाथ फंक्शन। स्टेट सेम है, पहले सभी ग्राउंड फ्लोर पे हैं, अब सबको टॉप फ्लोर पे जाना है। वर्क डन जो होगा वो दो पाथ से दो अलग अलग आएगा, तो वर्क इज अ पाथ फंक्शन। एज वेल एज हीट जो होगा वो भी पाथ फंक्शन होगा। नेक्स्ट अब इसमें आप देखिए प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, आप इसको कुछ इस तरह से समझिए, जैसे सपोज हम एक सिस्टम ले, ये हमने एक कंटेनर लिया और इसको कंप्लीट फिल कर दिया वाटर से, ठीक है, ये सारा फिल कर दिया वाटर से। इसका मास है m और ये टेम्परेचर कितने पे है, T टेम्परेचर पे। सपोज आप इस कंटेनर के 2 इक्वल पार्टीशन कर दो, आप इस कंटेनर के 2 इक्वल पार्टीशन कर दो। अब आप बताओ टेम्परेचर कितना होगा दोनों पार्टीशन में, इसका टेम्परेचर कितना रहेगा T और इसका भी कितना होगा T, बट जो मास होगा इस कंटेनर का कितना होगा m/2 और इसका कितना होगा m/2। तो इस तरह से अगर आप इस कंटेनर के 4 पीसेस कर दो तो टेम्परेचर तो कितना रहेगा, T ही रहेगा, लेकिन जो मास होगा वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर कोई क्लोज सिस्टम है उसको हम 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करें, जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए वो क्या होगी, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी चेंज ना हो वो आपकी होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए इस तरह से भी हम इनको पढ़ सकते हैं। देखिए इफ इन अ क्लोज सिस्टम, इफ अ क्लोज सिस्टम is divided into 2 or more parts, then those properties whose value not change, वो तो क्या होंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और वैल्यू अगर चेंज होती है, दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू चेंजेस, वो होंगी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर डिवाइड करने के बाद, उसके पार्टीशन करने के बाद जो प्रॉपर्टीज जो होती हैं अगर चेंज हो जाएं तो वो होंगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो चेंज ना हो वो होंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये अब वॉल्यूम जो है वो भी हाफ हो जाएगी, इसकी v/2, इसकी v/2। तो अगर जो प्रॉपर्टी चेंज होती है उनको हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो चेंज ना हो वो होंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसका, इस पार्टीशन का भी बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा और इसका भी। वो डिपेंड करेगा कि इसमें लिक्विड क्या है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि पहले इतना था और फिर इतना है। तो बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा दोनों कंटेनर का। तो अगर वैल्यू चेंज नहीं होती तो वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और टेक्निकल टर्म्स में हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, और आप देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखिए, दोज मेजरेबल प्रॉपर्टीज, मेजरेबल जिनको मेजर कर सके, दोज मेजरेबल प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू depends on size of the system and quantity
क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द सिस्टम, उन प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो डिपेंड करेंगी साइज ऑफ द सिस्टम और क्वांटिटी ऑफ द मैटर इन द सिस्टम, नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल मास, अभी आपने पढ़ा है मास साइज चेंज हुआ कंटेनर का तो चेंज हो गया मास, तो वो क्या होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही थी, क्वांटिटी डिवाइड हो गई मास। वॉल्यूम क्या हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स, मास चेंज होगा नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो लिख लीजिए। इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक और आप एग्जांपल लिख लीजिए, हीट कैपेसिटी, ये भी आपकी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी, किसी भी सिस्टम की हीट को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो होती है हीट कैपेसिटी। जैसे सपोज आपके पास एक ये पीस है आयरन का और एक ये बड़ा सा पीस है आयरन का। अब आपको दोनों का टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करना है, 10 डिग्री सेल्सियस राइज करना है। तो आप बताइए किसको ज्यादा हीट ट्रांसफर करनी पड़ेगी, किसमें ज्यादा हीट लगेगी इस केस में। तो इसकी हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो साइज बड़ा है इसका, इसलिए इसको हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो हीट कैपेसिटी भी क्या हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये तो हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एनर्जीज, और ये कुछ जो टर्म्स हैं हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, सब क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी दोज मेजरेबल प्रॉपर्टीज विच not depend on size of system and quantity of matter, ये इस पे डिपेंड नहीं करती, बट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस इन द सिस्टम, नॉट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन क्वालिटी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये साइज पे भी डिपेंड नहीं करती और क्वांटिटी पे भी डिपेंड नहीं करती। जैसे इसके एग्जांपल देखिए, अब आप अभी मैंने बताया आपको, बताइए टेम्परेचर क्या है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कितने ही पार्टीशन कर लो आप सिस्टम के, साइज पे डिपेंड नहीं करता, सभी पार्टीशंस का जो सभी कंटेनर का जो क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा। प्रेशर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना। प्रेशर देखिए, इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज आप एक कंटेनर में गैस लो और वो गैस है आइडियल गैस, आप इसके दो पार्टीशन करो, तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितने हो गए n/2, वॉल्यूम कितनी होगी V/2। देखो अगर गैस आइडियल है तो आपको पता है PV = nRT, P = nRT/V। जब हम इसका पार्टीशन करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी हाफ हो गए और वॉल्यूम भी हाफ हो गई, तो कोई चेंज नहीं हुआ, सेम आपके पास क्या रहा nRT/V। तो दोनों ही कंटेनर में प्रेशर कितना होगा nRT/V, इसका भी कितना होगा nRT/V, तो चेंज नहीं होगा। तो टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन जो होगी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, क्या होंगे ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। pH ऑफ एनी सॉल्यूशन को आप
कोई एक बड़े बीकर में HCl लो और एक छोटे बीकर में HCl लो, तो साइज से डिपेंड नहीं करती पीएच। पीएच तो दोनों में, अगर HCl सॉल्यूशन है तो पीएच जो होगी वो लेस देन 7 होगी, जितना सॉल्यूशन की होती है। डिपेंड्स ऑन द नेचर। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये सभी क्या होंगी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डिपेंड्स ऑन द नेचर। जैसे कंसंट्रेशन होती है, मोलैरिटी फिक्स होगी। अगर आप किसी भी फॉर्म में ले लो, जैसे अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हो, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है, अगर आप इसको 4 ग्लास में डालते हो तो सभी ग्लास का टेस्ट सेम आएगा। तो कंसंट्रेशन क्योंकि सबकी सेम है, नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज और मैटर, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर। अब कुछ और टर्म्स, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए इन प्रॉपर्टीज के बारे में। उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है ए, वो है एक्सटेंसिव, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है बी, वो भी है एक्सटेंसिव, अगर आप इनकी रेशो लो ए डिवाइडेड बी, देन दे बिकम इंटेंसिव। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपकी दो प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव हैं और अगर आप उनकी रेशो लोगे, देन दे बिकम इंटेंसिव। जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी, डेंसिटी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की अगर हम रेशियो ले रहे हैं, देन दे बिकम इंटेंसिव। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है, ठीक है, ये आप कर लोगे अच्छे से। नेक्स्ट देखिए अब आप इसमें सेकंड पॉइंट अबाउट एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज are additive in nature, but intensive property are not additive. इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती। जैसे आपके पास दो कंटेनर है, एक में 10 ml वाटर है, एक में 20 ml वाटर। जब आप इन्हें मिक्स करोगे तो कितना हो जाएगा? 30 ml। बट टेम्परेचर तो ऐड नहीं होगा ना, तो टेम्परेचर तो T ही रहेगा। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिटिव नहीं होती, वो ऐड नहीं होती। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर हम किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, if any extensive property represented as per unit mass, per unit volume, per unit mole, तो वो क्या बन जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर हम किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मोल रिप्रेजेंट करेंगे, देन दे बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखना आपको। देखिए अगर आप पढ़ते हो हीट कैपेसिटी तो वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, तो अब वो आपकी बन जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपने यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया हीट कैपेसिटी पर ग्राम ऑफ सब्सटेंस, पर मास ऑफ द सब्सटेंस, हीट कैपेसिटी पर मोल ऑफ द सब्सटेंस, तो ये आपकी बन गई अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर आप पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मोल रिप्रेजेंट करोगे तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। जैसे आपने पढ़ा था एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। ये कैसी प्रॉपर्टी है?
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप बात करें मोलर एंथैल्पी, मोलर एनर्जी, मोलर एंथैल्पी अगर मैं बात करूं, मोलर एंट्रोपी या फिर मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये सभी अब क्या बन जाएंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पर मोल, पर मास और पर वॉल्यूम रिप्रेजेंट है, देन प्रॉपर्टी बिकम इंटेंसिव। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखिए थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। 4 टाइप से हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस। देखो, अगर आप किसी सिस्टम को स्टडी करो और वॉल्यूम कांस्टेंट रखो तो वो प्रोसेस होगी आइसोकोरिक। प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक। टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल। और आइडियाबैटिक में है नो हीट इज ट्रांसफर्ड, नो हीट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्यों, क्या होगा इसमें, 0। तो अगर इन कंडीशंस पे पढ़ते हैं तो आपकी ये वाली प्रोसेस रहेंगी। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है those process which occurs in infinite steps at infinite time। जो प्रोसेस इतनी स्लो है कि उसका टाइम जो है इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगी और इनफाइनाइट स्टेप्स में। इसका मतलब, इनफाइनाइट का मतलब तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि ये कब कंप्लीट हुई और कितने टाइम में। तो जस्ट एक में हाइपोथेटिकल इमेजिनरी हम इसको सोच रहे हैं, ये आपको समझना है। देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, अ प्रोसेस विच अकर्स, ए प्रोसेस विच अकर्स इन इनफाइनाइट स्टेप्स और इनफाइनाइट टाइम। तो टाइम भी नहीं बता सकते और इतने सारे स्टेप्स है कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। इनफाइनाइट, वेरी स्लो प्रोसेस occurs with large number of steps। काउंट नहीं कर सकते आप। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम इस तरह से समझेंगे, जैसे आप एक कंटेनर ले और उस कंटेनर में गैस फिल कर दे और यहाँ पे मूविंग पिस्टन, यहाँ पे क्या है, गैस। पिस्टन पे बाहर से क्या डल रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर, और यहां से अंदर से क्या है, यहाँ पे इंटरनल प्रेशर ड्यू टू प्रेशर ऑफ अ गैस। अब ये पिस्टन यहीं पे है, तो इस कंडीशन पे जब ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा तो जो ड्राइविंग फोर्स है पी एक्सटर्नल जो है वो किसके इक्वल है, अपोजिंग जो फोर्स है, जो प्रेशर है ड्यू टू गैस, उसके इक्वल है, तभी ये यहाँ पर है। अब आप देखिए, अब आपने इसका जो गैस का जो इसको कंप्रेस करना है गैस को, तो आपके पास 2 वेज है कि कोई भी हैवी वेट ऑब्जेक्ट लो और यहाँ पिस्टन पे रख दो तो ये पिस्टन ऐसे दब जाएगा। लेकिन आपको ये एकदम नहीं करना। रिवर्सिबल में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी स्टेप्स में होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स। देखिए, अगर आप सैंड पार्टिकल्स लो, सैंड पार्टिकल का मास तो नेग्लिजिबल होता है, 1 बाय 1 एक एक सैंड पार्टिकल्स आप इस पिस्टन पर डालो। अब सैंड पार्टिकल्स, एक एक पार्टिकल को जब हम पिस्टन पे डालेंगे तो आप देखो कितना ज्यादा चेंज नहीं होगा, पिस्टन धीरे 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 नीचे आएगा इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ ऐसे नीचे आएगा और सपोज ये यहां तक आ गया पिस्टन, अब यहां पे आके रुक गया,
तो अब ये यहाँ से यहाँ तक आया है तो कितने सारे स्टेप्स में आएगा, क्योंकि जो अगर हम एक एक पीस सैंड पार्टिकल का डाल रहे हैं स्लोली, ठीक है, तो इतना ज्यादा चेंज एकदम वॉल्यूम में नहीं होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, और चेंज इन प्रेशर जो होगा वो भी स्मॉल होगा। यहाँ पे इक्वल है, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जो पी एक्सटर्नल है और पी गैस, उनका जो डिफरेंस है वो बहुत ही स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज इन प्रेशर, जिससे स्मॉल चेंज ही होगा वॉल्यूम में। डिफरेंस जो है बहुत ही कम है, तभी वो नंबर ऑफ स्टेप्स में आ रही है गैस, जो कंप्रेस्ड हो रही है एकदम नहीं हो रही। आप धीरे धीरे उस पे सैंड पार्टिकल्स डाल रहे हैं तो धीरे धीरे कंप्रेस हो रही है गैस, तो नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है। अगर आप कोई हैवी वेट डालते तो एकदम ऐसे कंप्रेस हो जाती। बट रिवर्सिबल में क्या होता है, रिवर्सिबल अकर्स इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स होंगे, और जिससे वॉल्यूम जो चेंज होगी वो भी बहुत स्मॉल चेंज होगी ईच स्टेप में। और हर स्टेप में जैसे एक परसेंट पार्टिकल डाला, फिर पिस्टन यहाँ के रुक गया, फिर एक और पार्टिकल डाला, फिर यहाँ। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम जो होता है, ईच स्टेप में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन ईच स्टेप, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो रिवर्सिबल होती है अकर्स इन इनफाइनाइट स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स, वेरी स्लो प्रोसेस। जो डिफरेंस रहेगा पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में वो बहुत ही कम होगा, वेरी स्मॉल। ये तो हो गई रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर हम उसी मेथड से जिससे हमने एक एक सैंड पार्टिकल इसमें डाला है कंप्रेस करने के लिए, अगर उसी को रिवर्स करें कि एक एक पार्टिकल को रिमूव करें, तो उन्हीं नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप्स में गैस जो है एक्सपेंड होना शुरू होगी। इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे दोबारा पिस्टन को यहाँ आने के लिए, तो वहां पर भी हम कहेंगे कि चेंज इन प्रेशर जो होगा वो बहुत ही कम होगा। बट इरिवर्सिबल में देखिए अब आप, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में इरिवर्सिबल होती है इन ए डेफिनेट स्टेप्स, फास्ट प्रोसेस होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इरिवर्सिबल प्रोसेस अकर्स अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे सेम कंटेनर में जिसमें ये गैस है, ये पिस्टन है, पी एक्सटर्नल, आपको ये गैस कंप्रेस करनी है। आप सैंड पार्टिकल्स ना डालो स्लोली स्लोली, कोई हैवी वेट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इस पे डाल दो, रख दो वेट W, तो ये एकदम कंप्रेस्ड होके यहाँ पे आ जाएगा पिस्टन। इस पॉइंट पे यहीं पर क्यों रुक गया, क्योंकि जो गैस की वजह से जो प्रेशर डल रहा है, अब वो इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है एक्सटर्नल प्रेशर से कि ये पिस्टन नीचे आए। अब ये बैलेंस कर रहा है इसको, इस पॉइंट पे आके ये बैलेंस हो गया। अब आप ये देखिए, जब आपने ये W वेट से कोई हैवी वेट इस पर डाला तो ये पिस्टन एकदम आ गया यहाँ पे। तो इसमें डेफिनेट स्टेप्स में होती है प्रोसेस, फास्ट हो रही है, और प्रेशर जो है कांस्टेंट है इसमें। अब ये जो पी एक्सटर्नल है ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना है, इसमें चेंज नहीं होता ईच स्टेप में। जैसे आपको अगर गैस को इतना कंप्रेस करना है तो आप एकदम ऐसे कर रहे हो, तो यहां से यहां तक प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये ध्यान रखना है, इन डेफिनेट स्टेप्स। और रिवर्सिबल जो होती है, जो आप बॉयल्स लॉ से पढ़ते हो, इसको ओबे करती है, इस कर्व को, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है, और इस कर्व को प्लॉट करने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टेप्स की जरूरत है, नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो जो P वर्सेस V का प्लॉट करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस ओबे करती है। बट इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होती है, कर्व ऑफ P वर्सेस V जो ये होता है, इसको नहीं करती ओबे, क्योंकि इसमें हमें दो ही रीडिंग मिलती हैं, इनिशियल और फाइनल। तो हम इस ग्राफ को ऐसे नहीं बना सकते, इसके लिए हमें नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए, रीडिंग्स के अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे। इसमें सिर्फ हमें दो ही पॉइंट्स मिलते हैं, इनिशियल और फाइनल, एकदम हो जाएगी। तो फास्ट होती है
अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये आपको ध्यान रखनी है। इन दोनों की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, इन सब की डिटेल्स पढ़ेंगे अच्छे से।